अलका जी के लेखन के बारे में कोई बात सपाट ढंग से नहीं कही जा सकती। इसकी कई वजहें हैं। उन्होंने जिस दौर में लिखना शुरू किया उस दौर में भारत बड़ी तेजी से बदल रहा था। पुरानी मिश्रित अर्थव्यवस्था बीत रही थी और उदारीकरण का युग शुरू हो रहा था। उदारीकरण के आर्थिक प्रभावों के अलावा उसके सामाजिक प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगे थे, जो पिछले 2-3 दशकों में इतने व्यापक तर हो गए हैं जिनमें लगता है कि पुराना भारत पता नहीं कितना पुराना था और उसे लगभग हम भूल चुके हैं। एक नया भारत इस पुराने भारत की कोख से निकलकर हमारे सामने है और हमारा साहित्य उसको उसकी समग्रता में उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों के साथ पकड़ पाने में अब तक पूरी तरह सफल रहा है, बात नहीं कही जा सकती। बहुत कम लेखक ऐसे हैं जिनके यहाँ उदारीकरण के ये बहुत सारे पहलू और जो नया भारत बन रहा है उसके तमाम आयाम एक साथ दिखाई पड़ते हैं। इनमें अलका सरावगी मेरी नज़र में शायद सबसे प्रमुख हैं। उनके यहाँ जितनी विविधता दिखती है, उनके कथा लेखन का विन्यास, उनके कथा लेखन का आकाश जितना बड़ा दिखाई पड़ता है, उसको अगर आप अलग अलग तहों में देखें तो पाएंगे कि एक बड़ी इतिहास दृष्टि के साथ, एक बड़े आधुनिक भावबोध के साथ वे लगातार लिख रही हैं और उनके कृतियों में किसी तरह का दोहराव नहीं है। ये बात सिर्फ इस वजह से पैदा नहीं होती कि सायास वो एक अलग विषय चुनती हैं, बल्कि इस वजह से भी कि उनके दृष्टि और उनके अध्ययन का दायरा पर्याप्त विपुल है, जिसमें इस बात की सतत गुंजाइश बनी रहती है कि जो कुछ नया घट रहा है, जो कुछ पुराना चला आ रहा था, जो छूटता जा रहा है, जो नए को बदल रहा है, इन सबको वो एक बड़ी प्रक्रिया के तहत देखें और उसको अपने लेखन में दर्ज करें। जब उनका पहला उपन्यास आया था कली कथा वाया बाईपास, तो हिंदी में एक तरह से धूम सी मच गई थी। राजेंद्र यादव ने उस पर लगातार एक के बाद एक कई लेख लिखवाए, लेकिन उस उपन्यास की जो सबसे बड़ी बात थी वो उसका प्रखर इतिहास बोध था और उसमें बहुत मार्मिक ढंग से दर्ज लोगों की दास्तानें थीं। अलका सरावगी जैसे एक उपन्यास नहीं लिख रही थी 20वीं सदी के, बल्कि उसके कुछ पहले से चले आ रहे कलकत्ता का आर्थिक इतिहास भी दर्ज कर रही थी। मारवाड़ियों की आमद को लेकर, आर्थिक कारोबार को लेकर उस उपन्यास में जितने खूबसूरत ढंग से उन्होंने कई चीज़ों को पिरोया है, वो अपने आप में पाठक के लिए एक अनूठा अनुभव था। मुझे याद आता है कि जब वो उपन्यास आया था तो राजेंद्र यादव ने उसकी एक आलोचना की थी कि इसमें कोई स्त्री पात्र तो दिखाई नहीं पड़ती है। ये सायास हुआ या अनायास ये नहीं पता, लेकिन जो उनका अगला उपन्यास था शेष कादंबरी, वो स्त्रियों से पटा पड़ा उपन्यास था। एक से एक नायिकाएं उसकी जो पूरे परिदृश्य को अपने ढंग से देख सिरज रही हैं, वह अपने आप में कमाल का उपन्यास था। उनका तीसरा उपन्यास कोई बात नहीं, बहुत मामूली से नाम वाला उपन्यास, एक निजी संबंध की बहुत मार्मिक दास्तान है। ये सच है कि शेष कादंबरी पे भी एक टिप्पणी मैंने लिखी थी जो इत्तेफाक से मेरे कंप्यूटर से उड़ गई और वो प्रकाशित नहीं हो सकी, बल्कि उसका एक पक्ष ये है कि उस टिप्पणी को लिखने से पहले मेरी 2 लोगों से उस उपन्यास पे लगातार लंबी बातचीत होती रही थी। एक राजेंद्र यादव थे और दूसरे हरीश त्रिवेदी थे, डॉक्टर हरीश त्रिवेदी। और मैंने वो टिप्पणी बहुत मन लगाकर लिखी थी, लेकिन उन दिनों में जनसत्ता के कंप्यूटर पे वो काम किया करता था और वहाँ फाइलें अगर आप ठीक से न सहेजें तो उनके उड़ जाने का खतरा होता था। ऐसा ही एक खतरा हुआ और वो फाइल उड़ गई। खैर वो किस्सा अलग है, कोई बात नहीं। पे जब मैंने उसको पढ़ा
तो मुझे लगा कि ये उनके पिछले दोनों उपन्यासों से बिल्कुल अलग है। एक माँ और बेटे की कहानी, बेटा जो है वो मानसिक रूप से जिसको विशेष तरह के बच्चे बोलते हैं उस श्रेणी का बच्चा है, लेकिन इतना समर्थ, और उसकी माँ उसके सामर्थ्य को कैसे मांझती है, कैसे उसको एक एक कदम चलना, एक एक कदम जीना सिखाती है। इसकी बहुत मार्मिक, बहुत दहला देने वाली दास्तान उपन्यास है। और वो सिर्फ माँ बेटे के निजी संबंधों, उनकी निजी कोशिशों की कहानी नहीं रह जाता। उसको पढ़ें तो उसमें पारिवारिक, सामाजिक एक व्यापक संदर्भ मिलता है। लेकिन जो चौथा उपन्यास है अलका सरावगी का, फिर वो तीनों उपन्यासों से एकदम भिन्न है। और वो उपन्यास है एक ब्रेक के बाद अगर ठीक से देखें तो भारत में उदारीकरण के बाद जो नई बन रही अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के पायों पर अलग अलग ढंग से जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसको चला रहे हैं, जो उसके शिकार हो रहे हैं, जो उसके खिलाफ आंदोलनरत हैं, उन सबको समेटते हुए वो एक उपन्यास लिखा गया। इसी तरह जानकी दास तेजपाल मैंशन भी कलकत्ता के एक, जब वहाँ मेट्रो बन रहा है और एक इमारत हटाई जा रही है, उस इमारत में बल्कि वो कहानी बहुत दिलचस्प ढंग से लिखी जा रही है। 20 साल पहले एक किरदार है जो वहाँ आया है और 20 साल बाद दूसरा वही किरदार उसकी कहानी लिख रहा है। तो दोनों हिस्से मिलाकर एक, फिर से कहना होगा कि आंख खोल देने वाली एक कहानी कहते हैं, जिसमें नक्सल आंदोलन भी आता है, जिसमें बाद के दौर का कलकत्ता भी आता है, और जिसमें बदलते मानवीय मूल्य भी आते हैं। असल में अलका सरावगी के लेखन को फिर मैं दोहराना चाहूँगा, इतने सतही ढंग से उन पे बात करने का अर्थ पूरा नहीं पड़ता। वे लगातार अपने उपन्यासों में प्रयोग भी करती हैं, नए विषय भी लाती हैं, और जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे दो बातें एक साथ ख्याल में आती हैं। एक तो निजी स्तर पे मुझे बहुत रोचक उपन्यास लगते हैं, एक अन्य स्तर पे लगता है कि आज की जो पाठकीय दुनिया है वो इतने ब्योरों को, इतनी तल्लीनता को, इतनी गहनता से दर्ज किए गए विवरणों को किस तरह स्वीकार करेगी। क्या उसको वो मतलब इतने धीरज से पढ़ पाएगी जितने धीरज से अलका जी ने इनको लिखा है। मैं पाता हूँ आश्चर्य के साथ कि उनकी बाद की कृतियां भी, मतलब जिसमें सच्ची झूठी गाथा शामिल है, जिसमें उनका नया उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए शामिल है, ये सब अपने चरित्र में, अपने विन्यास में एक दूसरे से बेहद भिन्न लेकिन बहुत ध्यान मांगने वाले उपन्यास हैं। सच्ची झूठी गाथा, एक एयरपोर्ट पे एक महिला इंतजार कर रही है एक शख्स का, जिससे उसका संवाद सिर्फ मतलब आमने सामने का कभी नहीं रहा है, सिर्फ ईमेल की मार्फत वो संवाद हुआ है। उस शख्स ने उनको बुलाया है जिसका राज पता नहीं चलता है कि वो नक्सली है या वो क्या है, वो नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। एक बार लगता है कि उपन्यास बहुत ही गहरा है, लेकिन आप उसको पढ़ते जाते हैं तो उसकी बहसें आपको लगातार घेरती चलती हैं। एक से एक प्रश्न, उनके उत्तर, आपकी निगाह फिसलती है और आप चौंक जाते हैं कि अरे उपन्यास तो छूट गया आपके हाथ से। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, इस उपन्यास से, सच्ची झूठी गाथा से बिल्कुल भिन्न है। उस उपन्यास में कई किरदार हैं और उसमें पूर्वी पाकिस्तान से उजड़ कर आए हुए लोगों की दास्तान है। किस तरह वो आते हैं और किस तरह विभाजन आपका पीछा करता रहता है, और किस तरह ये बंटवारे सिर्फ राजनीतिक नहीं होते, बिल्कुल पारिवारिक होते चलते हैं।
और परिवारों के भीतर भी कितने विभाजन होते हैं। किस तरह जो परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा आदमी है वो अकेला पीछे छूट जाता है, किस तरह वो नाम बदलकर दूसरे इलाके में रहने को मजबूर होता है। तो जो बात मैं कह रहा था कि जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये जटिल उपन्यास है, पता नहीं इसको इतनी तत्परता से लिया जाएगा या नहीं जितनी तत्परता से उनके दूसरे उपन्यासों को लिया गया है। लेकिन मैंने पाया कि उसके पाठक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो पाठक उस उपन्यास को बिल्कुल ढंग से, बल्कि उसके नए अर्थ उद्घाटित करते हुए लगातार उसको पढ़ रहे हैं और लगातार उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा जारी है। तो मैं पाता हूं कि अलका जी के लेखन में मैं कई बार सोचता हूं कौन सा तिलिस्म है, कौन सा करिश्मा है। एक तो ये कि वो एक बहुत महीन कहानी चुनती हैं, दूसरा उनके ब्यौरे जो होते हैं विश्वसनीय और वास्तविक होने के अलावा बड़ी सूक्ष्मता से अंदर और बाहर दोनों परिस्थितियों का बिल्कुल उसको दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो कहानी के बहुत सारे सिरे खोलती हैं, लेकिन हर सिरा कहीं न कहीं आकर बाकी सिरों से जुड़ता है, बल्कि उनको वो अर्थ प्रदान करता है। इसके अलावा उनकी भाषा में दुरूहता कतई नहीं है, वो सरल भाषा है। कई बार उसमें लंबे गहन वाक्य आते हैं, लेकिन अर्थों के स्तर पे वो कहीं किसी वायवीय दुनिया में अपने पाठकों को नहीं ले जाती। वो बहुत ठोस होते हैं। वो मन प्रांतर का चित्रण करते हुए भी ऐसी उड़ान नहीं भरते कि आपकी पकड़ में ना आए। तो ये शायद उनकी पाठकों के बीच व्यापक अपील का राज है। और अपने उपन्यासों के भीतर वो जितनी तरह के तथ्य दर्ज कर लेती हैं, जो उनका प्रखर इतिहास बोध है, जो उनका आधुनिकता बोध है, वो सब उसमें चला आता है। एक बात और, मतलब जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, जब हम इतिहास बोध की बात करते हैं, आजकल ये सारे शब्द बड़े संशयग्रस्त हो गए हैं। आधुनिकता की भी बहुत सारी आलोचनाएं हैं और इतिहास की तो बिल्कुल जैसे मतलब उसकी चीर फाड़ इस बुरे ढंग से की जा रही है कि पता नहीं चलता है कि वह क्या है। लेकिन अलका सरावगी का जो आधुनिकता बोध है और जो इतिहास बोध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, बल्कि वह आधुनिकता उस ऐतिहासिक समझ की तार्किक परिणति के रूप में सामने आती है। इसलिए अचानक हम पाते हैं कि वो तमाम आधुनिक प्रगतिशील कहे जाने वाले मूल्यों के प्रति संवेदनशील हैं। उनकी कथा यात्रा उन चीज़ों की कतई उपेक्षा नहीं करती जो इस दौर में प्रासंगिक हैं। तो एक तरह से वो बिल्कुल समकालीन लेखक हैं। देश काल की गहरी समझ के साथ वो बिल्कुल हमारे समय के लेखक हैं। उनको पढ़ते हुए अपने समय का एक व्यापक वितान हमारे सामने आता है। अच्छा, तो उनके उपन्यासों की बात हुई। जब कहानियां वो लिखा करती थी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अरसे से उनकी कहानियां मैंने पढ़ी नहीं, तब भी मैंने पाया कि वो कथा लेखन के जो पारंपरिक चलन हैं उससे बाहर हटकर कई कहानियां लिख रही हैं, बहुत सहजता से। बल्कि मैं याद करना चाहता हूं यहाँ जिस बात को शायद मैं शुरू में कहना चाहता था लेकिन छूट गई, कि 90 के दशक में जब दुनिया बदल रही है तब हिंदी साहित्य का संसार भी बदल रहा है। आप ध्यान देखिए तो 60वीं पीढ़ी के बाद की हिंदी कहानी को पहली बार 70 के दशकों में, 70-80 के दशकों में बल्कि कहना चाहिए, जो लेखक बदलते हैं उनमें उदय प्रकाश हैं, उनमें शिवमूर्ति हैं, उनमें संजीव हैं, उनमें और भी कई लेखक हैं जो उस पूरे परिदृश्य को बिल्कुल एक नई तरह की कहानी से बदल डालते हैं। 90 के दशक में उदय प्रकाश की पीढ़ी भी सक्रिय है, वो सब कुछ लगातार वो लिख रहे हैं, उनके पहले वाले भी। लेकिन 90 के दशक में एक नया कथा संसार हमारे सामने है, जिसके एक सिरे पे अलका सरावगी हैं, दूसरे सिरे पे गीतांजलि सिंह हैं, जिनको अचानक मिले बुकर ने
बिल्कुल स्टार बना दिया है, लेकिन वो एक दौर की बड़ी संवेदनशील कथाकार के तौर पर लगभग समकालीन रही अलका सरावगी के साथ उभरी। अखिलेश हैं तद्भव के संपादक, उनकी कहानियां उसी दौर की देन हैं। तो ऐसे कई कथाकार हैं उस दौर में उभरे हुए। बाद में हम देखते हैं कि इस सिलसिले को 21वीं सदी के कई कथाकार आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पाता हूं कि इस नए दौर को रचने के लिए जो कथा दृष्टि, जो कथा भाषा चाहिए थी, जो एक समग्र अनुशासन चाहिए था, वो अलका सरावगी में अपने समकालीन लेखकों के मुकाबले शायद कहीं अपनी विविधता के लिहाज से ज़्यादा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत आश्वस्त करती है। और मैं अभी उन्होंने ताज़ा उपन्यास जो नया लिखा है वो गांधी पे लिखा है। मुझे लग रहा है जल्दी ही वो उपन्यास आएगा और फिर हम पाएंगे कि अलका सरावगी इस दौर में गांधी की बहस को शायद कोई नया आयाम दें। अर्पण कुमार ने जब ये वक्तव्य देने को कहा था, मैं एक बात और कह दूं कि वक्तव्य मैं बहुत दूर बैठ के दे रहा हूं। रांची में मैं हूं और मेरे पास इत्तेफाक से जो मेरी अपनी लाइब्रेरी है जिसमें अलका जी की किताबें हैं, जिनमें अलका जी की किताबों पे लिखी हुई मेरी टिप्पणियां हैं, उन सबको पलटने देखने का अवकाश तक नहीं है। मैं सिर्फ बोलकर, सिर्फ स्मृति के सहारे कुछ बातें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और शायद इसमें यह आत्मविश्वास भी या ये संबल भी शामिल है कि अलका जी मेरी बहुत घनिष्ठ हैं और वो शायद इस वक्तव्य में दिखने वाले सरलीकरणों को, इस वक्तव्य में दिखने वाली बहुत लापरवाह किस्म की तैयारी को अलक्षित कर दें, उसको अन्यथा न लें। उनसे मेरे संबंध अब तो काफ़ी पुराने हैं और एक व्यक्ति के रूप में जब मुझे याद आता है कि शायद पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई थी जब उनको साहित्य अकेडमी मिला था और एक दिल्ली में एक छोटी सी पार्टी हुई थी जिसमें इत्तेफाक से मुझे शरीक कर लिया गया था। उस पहली मुलाकात की एक प्यारी सी तस्वीर मेरे पास थी जो पता नहीं कहाँ होगी अभी। उसके बाद ये जब मैंने कोई बात नहीं पर एक लंबी रिव्यू हंस में लिखी, तब उनकी बहुत छोटी सी, अलका जी अमूमन प्रतिक्रियाएं नहीं देती हैं, दूसरों के लिखे पे आमतौर पे वो चुप रहती हैं, लेकिन बहुत छोटी सी, शायद जिसको चिट्ठी नहीं कहना चाहिए, एक पर्ची कहना चाहिए, वो पर्ची उन्होंने भेजी और बहुत आत्मीय ढंग से उन्होंने उस टिप्पणी की चर्चा की। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बातचीत करते रहे, हमारा संवाद बनता रहा और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक लंबे अंतराल पे ही सही एक लंबी बातचीत हमारे बीच होती रहे। और जब भी ऐसी बातचीत होती है मैंने उनको उत्सुकताओं से भरपूर पाया है, सूचनाओं से भरपूर पाया है, हमेशा उनके पास नया बताने को, नया लिखने को, और अपने लेखन के प्रति वो बहुत संजीदा हैं। जनसत्ता में उन्होंने कॉलम भी लिखा था हमारे लिए एक दौर में, हालांकि बाद में जब उनको लगा कि इस कॉलम के चलते उनका वास्तविक लेखन स्थगित होता जा रहा है तो उस कॉलम को छोड़ने में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। तो एक लंबा सिलसिला है आत्मीय रिश्ते का भी। मेरे आग्रह पर रांची आई, मुझे मालूम है कि फिर वो अगले हफ्ते रांची आ रही हैं, देखता हूँ उनसे मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन हमारे बीच आत्मीय रिश्ते का एक पुराना लंबे दौर से चला रहा एक रिश्ता है जो सिर्फ इस वजह से पुख्ता नहीं हुआ है कि हम लोग लगातार संवादरत हैं, बल्कि इस वजह से भी कि हम लोग बहुत सारी चिंताओं में साझा करते हैं, हम लोग बहुत सारी बातों में एक दूसरे से सहमत भी होते हैं और लगता है कि उनसे बात करना कम से कम मुझे अपने आप को हमेशा एक समृद्धिकर अनुभव देने जैसा लगता है। तो अब ये बहुत बेतरतीब बेसिलसिला सी बात मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। उनको एक बार फिर से बधाई और उनकी रचना यात्रा के लिए शुभकामनाएं।